डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि EHV AC HBDC का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और आई होप कि सब बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो बेटे उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें जो पेपर था आपका उसमें 70 आपके MCQs थे। तो आप लोग कंफर्म हो सके हो कि आपके कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हो, इसीलिए इसका सॉल्यूशन मैंने बनाया है। और ये आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको ये 100% करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और एक बात और मैं बताना चाह रहा था, जो वीडियो मैंने बताए थे आपके EHV AC और HBDC के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क फ्रॉम दैट वीडियोस, ठीक है ना। तो चलिएगा सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछा था उसने, द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज, ठीक है। इसका केवल मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा लेंथी मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो जो कैपेसिटी होती है, मैंने बताया था आपको कि P इज इक्वल टू होती है V1 V2 अपॉन X साइन डेल्टा, ये बताया था। लेकिन अगर सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज हम इक्वल कर दें, यानी V1 इज इक्वल टू कितने कर दें, V2 कर दें, तो हमारी जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वो कह रहा है शंट कंपनसेशन फॉर EHV लाइन्स इज प्राइमरली रिस्टोर्ड टू, कि शंट कंपनसेशन क्यों करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इम्प्रूव वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है ना, टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन वो कह रहा है इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। कि जो हमारा इंटरफेरेंस होता है बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है, ट्रांसपोजिंग कम्युनिकेशन लाइन कंडक्टर, ठीक है ना। देखिएगा बी ऑप्शन भी दे रखा, ट्रांसपोजिंग पावर लाइन कंडक्टर, ट्रांसपोजिंग कम्युनिकेशन लाइन कंडक्टर, आइदर बी और सी। और पहला दे रखा है इंक्रीजिंग द स्पेसिंग ऑफ पावर लाइन कंडक्टर। तो ट्रांसपोजिंग किसकी करते हैं हम, ट्रांसपोजिंग हम कम्युनिकेशन लाइन की करते हैं या ट्रांसपोजिंग हम पावर लाइन की करते हैं। तो ट्रांसपोजिंग जो करते हैं बेटा हमेशा पावर लाइन की करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपका राइट आंसर होगा दिस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर। तो EHV मैंने वोल्टेज रेंज आपको बताई थी, वोल्टेज रेंज अगर आपको ध्यान हो तो मैंने वोल्टेज रेंज बताई थी कि जो EHV वोल्टेज रेंज होती है दैट इज़ ग्रेटर देन 220 kV। 220 kV के इक्वल और ग्रेटर देन 220 kV को किस में रखते हैं हम, EHV में रखते हैं। और 750 kV को किस में रखते हैं हम, अल्ट्रा हाई वोल्टेज में रखते हैं। किस में रखते हैं, अल्ट्रा हाई वोल्टेज में। तो देखिएगा 220 kV तो आपको आंसर दे नहीं रखा, तो 1 kV ये तो होगा नहीं, 11 kV ये भी नहीं होगा। तो तीसरा जो दे रखा आपको 330 kV दे रखा है, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा आपका 330 kV एंड अबव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज 400 kVAr कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होगा, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना आपके पास 400 kV है, तो इसका कितना होगा। तो आपको पता है कि एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IE, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल वेरिएशन होता है वोल्टेज में वो होता है ±5%। कितना होता है, ±5%। तो नॉर्मल वोल्टेज कितना हमारे पास 400 प्लस इसमें कितना करना है, 400 का कितना करना है 5%, 5/100 प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 420 किलो वोल्ट आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 420 kV। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्रॉब्लम्स पॉज्ड इन यूजिंग EHV आर। EHV में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिएगा हाई सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है ना, हाई सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंट भी होता है। जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट। तो ये ठीक है। कोरोना प्रॉब्लम भी होती है, रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ एबव।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बंडल कंडक्टर्स आर प्रीफर्ड इन EHV ट्रांसमिशन लाइन। बंडल कंडक्टर का हम यूज क्यों करते हैं? तो बंडल कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं हम? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बंडल कंडक्टर से आपको पता है कि लाइन का रिएक्टेंस क्या हो जाता है, हमारा इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है। L इजिकल टू कितना होता है? L इजिकल टू होता है 2 × 10⁻⁷ ln d/r। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर से क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस बढ़ती है, मतलब R बढ़ जाएगी। R बढ़ जाएगी तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। और इंडक्टेंस अगर आपका कम होगा तो बेटा आपका जो इंटरफेरेंस होगा वो भी कम हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है EHV cables आर फिल्ड विद ऑयल अंडर प्रेशर ऑफ गैस बिकॉज। देखिएगा, जो EHV केबल्स हैं उनको किससे फिल्ड किया जाता है? ऑयल फिल्ड किया जाता है अंडर प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, क्यों? जिससे कि वॉइड जो हमारी फॉर्म होती हैं, वॉइड्स का फॉर्मेशन रुक जाए। ठीक है ना, वॉइड का फॉर्मेशन रुक जाए। तो इसका जो 8 का राइट आंसर आपका होगा, 8 का राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रेशर विल अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वॉइड्स का फॉर्मेशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वोल्टेज ग्रेडियंट ऑफ ए कंडक्टर। तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। E इजिकल टू -dV/dx। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है वोल्टेज अंडर अल्ट्रा हाई वोल्टेज। तो मैंने अभी बताया था अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कितना यूज करते हैं? 750 kV या ग्रेटर देन 750 kV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। तो जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है आपकी? E² sin delta/Lx। L क्या होता है आपका? पर किलोमीटर आपका हेनरी में इंडक्टेंस होता है, और x क्या होती है? x क्या होता है? रिएक्टेंस होता है, और L क्या होती है आपकी? डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, E² sin delta/Lx। L इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर और x इज द रिएक्टेंस। ठीक है, तो टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? L × x। चलिएगा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है परसेंटेज पावर लॉस इन 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। तो परसेंटेज पावर लॉस इन 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए 100 × साइन, ये डेल इसने गलत लिखा है, ये होगा 100 साइन डेल R/x, R/x। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 13 देखिएगा। 13 वो कह रहा है द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज रफली इक्वल टू। तो मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी बताया था, केबल के लिए भी बताया था। तो जो ट्रांसमिशन लाइन की रेंज होती है बेटा वो 400 से 500 ओम होता है आपका सर्ज इम्पीडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14th वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू पीक्स फॉर्मूला कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो पीक के अकॉर्डिंग जो पीक फॉर्मूला होता था, मैंने आपको बताया था वीडियो में भी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है इफेक्ट ऑफ कोरोना लॉसेस आर। तो कोरोना लॉस क्या करता है? डेट्यूरेशन ऑफ इंसुलेशन। जो इंसुलेशन जो हमारी दो कंडक्टर के बीच क्या होता है, ये एयर होती है। एयर किसका काम करती है? इंसुलेशन का। तो जब कोरोना स्टार्ट होता है तो ये एयर क्या हो जाती है आपकी? आयोनाइज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एयर क्या हो जाती है? आयोनाइज होकर ब्रेक हो जाती है, यानी ये इंसुलेशन क्या हो जाता है? डिटेरियोरेट हो जाता है आपका। और साथ साथ क्या होता है? कोरोना लॉस भी होती है। तो इसका पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 एवरेज कोरोना लॉस ऑन लाइंस फ्रॉम
345 kV टू 750 kV। मतलब अगर कोई लाइन है आपकी 345 kV टू 750 kV, तो उसमें एन एवरेज जो कोरोना लॉस कितना होगा, तो उसका बेटे जो होगा कोरोना लॉस वो होता है आपका 20 किलोवाट। कितना होगा? 20 किलोवाट पर किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एट व्हाट कंडीशन डज द कोरोना स्टार्ट्स। किस कंडीशन पर कोरोना स्टार्ट होती है? ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी आपको कराया था, ध्यान हो तो ईएस क्या है आपका? ईएस इज द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस और ईसीआर क्या है आपका? डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक स्ट्रेस आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय आपका कोरोना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 देखिएगा। इन विच क्लाइमेट डज द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोरोना इज मैक्सिमम। तो मैंने बताया था कि फेयर वेदर कंडीशन में कोरोना कम होता है, लेकिन अगर ह्यूमिड वेदर कंडीशन है तो कोरोना आपका ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ह्यूमिड वेदर कंडीशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो मैंने मेथड आपको बताए थे कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे कोरोना लॉस हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर से तो नहीं होता है। दूसरा बताया था मैंने हालो कंडक्टर से होता है, और बंडल कंडक्टर से होता है। ठीक है। तो 19 का जो आपका राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो इसमें दिया है, देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या है? सॉलिड कंडक्टर, तो उससे नहीं होता। 1 और 2 सॉलिड एंड हालो कंडक्टर, 1 2 एंड 3 सॉलिड हालो एंड बंडल कंडक्टर, ये भी नहीं होगा। डी 2 और 3 मतलब हालो कंडक्टर एंड बंडल कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है फेयर वेदर कोरोना लॉस मे बी कंप्यूटेड यूजिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन बाय पीटरसन। अकॉर्डिंग टू पीटरसन फॉर्मूला कोरोना लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। देखिएगा पीटरसन फॉर्मूला आप देख सकते हो, तो पीटरसन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारी पावर लॉस होती है P, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है FV²। ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। जो पीटरसन फॉर्मूला है आप देख सकते हो, बुक को रेफर कर सकते हो। पीटरसन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारी पावर लॉस होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और ऑपरेटिंग वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा 21 क्वेश्चन में कह रहा है रेडियो इंटरफेरेंस इज ड्यू टू। रेडियो इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है? कोरोना की वजह से होता है, एसी की वजह से होता है, डीसी की वजह से होता है, नन। तो देखिएगा जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है? आपको कोरोना की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है? कोरोना की वजह से होता है। तो एसी और डीसी की वजह से नहीं होता है, वो कोरोना की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद इसने एक न्यूमेरिकल पूछा है, तो न्यूमेरिकल तो सोल्व कराने का थोड़ा टाइम शॉर्ट है। आप देख सकते हो फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स ऑफ ए 132 kV 3-phase लाइन विद 1.956 सेंटीमीटर डायमीटर कंडक्टर्स इज बिल्ट सो दैट कोरोना टेक्स प्लेस इफ द लाइन वोल्टेज एक्सीड्स 210 kV RMS विद G नोड इज इक्वल टू 30 kV पर सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालना, हमें स्पेसिंग निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप चेक कर लेना, ये आएगा आपका 3.451 मीटर। ठीक है। 22 का क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा मेजर एडोप्टेड फॉर रिडक्शन ऑफ स्विचिंग सर्जेस इन EHV सिस्टम आर। मतलब कौन कौन से मेजर को हम एडोप्ट करते हैं स्विचिंग सर्जेस को रिड्यूस करने के लिए EHV सिस्टम में। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ड्रेनिंग ऑफ ट्रैप्ड चार्ज ऑफ लाइन, सीरीज रेजिस्टेंस स्विचिंग। ऑप्शन सी है ए एंड बी, नन ऑफ एवो। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
ड्रेनिंग ऑफ ट्रैप्ड चार्ज ऑफ लाइन, ठीक है ना, यानी ट्रैप्ड चार्ज को हम क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियोबल नॉइज कॉज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन इज ए फंक्शन ऑफ। जो ऑडियोबल नॉइज होती है वो किस किस का फंक्शन होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा जो ऑडियोबल नॉइज होती है वो फंक्शन होती है आपका वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन द सरफेस कंडक्टर, वोल्टेज ग्रेडियंट पर भी निर्भर करती है, नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स इन बंडल कंडक्टर पर भी निर्भर करती है, और डायमीटर ऑफ कंडक्टर पर भी निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लिमिट ऑफ ऑडियोबल नॉइज। तो ऑडियोबल नॉइज की जो लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो होती है 52.5 dB। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 52.5 dB, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक न्यूमेरिकल दिया है इसने, ये 3 फेज लाइन यील्ड्स ऑडियोबल नॉइज लेवल फ्रॉम इंडिविजुअल फेजेस आर 55 dB, 52 dB एंड 48 dB रिजल्टिंग एन लेवल ऑफ लाइन कितना होगा। यानी तीनों फेज से दिया है, एक से 55 dB दिया है, 52 dB दिया है, और तीसरे से क्या दिया है 48 dB। तो रिजल्टेंट नॉइज लेवल कितना होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो पावर होती है हमारी वो कितनी होती है, जो नॉइज पावर होती है वो होती है 10 log k। तो 10 log k से आप पहले इसको पर यूनिट में निकाल लेंगे, पहले 55 से निकाल लेंगे, फिर 52 से निकाल लेंगे, फिर 48 से निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड कर देंगे और फिर उसको डीबी में चेंज करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना भाई। 10 log बेस 10 के की जगह कितना रख दीजिए आप, पहले 55 रख दीजिए, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 52 रख दीजिए, के की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 48 रख दीजिए, के की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। सबको ऐड कर दीजिए सिंपल, और फिर उसको डीबी में आप चेंज कर लीजिए 10 log बेस 10 के में, तो आपका आंसर आ जाएगा 57.31 dB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। तो 27 वो कह रहा है द कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज फॉर ए गिवन लाइन विथ फिक्स ज्योमेट्रिक कंडीशन इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है ना। किस किस से इन्फ्लुएंस होते हैं आपके जो कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज होते हैं। पहला ऑप्शन कंडक्टर सरफेस कंडीशन, इस पे भी करते हैं, पॉल्यूशन पे भी डिपेंड करते हैं, और चेंज इन वेदर कंडीशन। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा वो कह रहा है क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज इज देन द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। देखिएगा सबसे पहले कोरोना आपकी स्टार्ट होती है, जिस वोल्टेज पर कोरोना आपकी स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। और जहाँ पर आपकी कोरोना जैसे जैसे फिर वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो कोरोना क्या होगी, आपकी विजुअल होनी शुरू हो जाएगी, उसको बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज हमेशा क्या होगा, डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिएगा 29 वो कह रहा है इम्पल्स करंट जनरेटर आउटपुट वेव फॉर्म। तो देखिएगा जो हमारा इम्पल्स करंट जनरेटर होता है उसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होगी आपकी, या तो डैम्प्ड वेव होगी। डैम्प्ड वेव का मतलब क्या होगा, ये धीरे 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 वेव क्या होगी आपकी डीके होती चली जाएगी, या तो डैम्प्ड वेव होगी या आपकी ऑक्सीलेटरी वेव होगी, मतलब ऑक्सीलेशंस, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस बनेंगे। डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस मतलब धीरे धीरे ऑक्सीलेशंस क्या होंगे आपके, डैम्प्ड आउट होते चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फॉर ए आरसी डिवाइडर इज टू बी कंपनसेटेड कंडीशन इज। आरसी डिवाइडर को कैसे यूज करना, एज ए कंपनसेटर यूज करना है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिएगा दो पेयर आपके होते हैं कंपनसेटर में, R1C1 और एक R2C2। तो अगर हमें एज ए कंपनसेटर इसको यूज करना है तो दोनों का टाइम कांस्टेंट τ1 शुड बी इक्वल टू τ2। और किसी RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, R1C1 इज इक्वल टू R2C2।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पार्क ओवर वोल्टेज ऑफ स्फेयर गैप। एक्चुअली स्फेयर गैप क्या होता है? स्फेयर गैप एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई AC DC वोल्टेज और इम्पल्स वोल्टेज को मेजर करती है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पार्क ओवर वोल्टेज, ठीक है, ऑफ स्फेयर गैप, कि स्फेयर गैप के जो स्पार्क ओवर वोल्टेज होते हैं कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो देखिएगा बेटा, इसको स्टार कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 को। इसमें कोई भी आंसर आपका ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब 31 में जो होगा, जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, सब बच्चों को इसके मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हुआ है। अभी आगे मैं बताऊंगा उसमें सही ऑप्शन दिया है इसका, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो होता है नियर बाई अर्थ ऑब्जेक्ट। जो आपके पास में ऐसे ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं जो अर्थ होते हैं, वही केवल क्या करते हैं, स्पार्क ओवर वोल्टेज को अफेक्ट करते हैं। तो इसका कोई भी आंसर आपका राइट नहीं है। इसमें दिया है ह्यूमिडिटी एंड वेव फॉर्म, डायमीटर ऑफ स्फेयर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर, गैप स्पेसिंग, डायमीटर एंड वेव फॉर्म। तो कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। तो इसका मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको इसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मल्टी टेस्ट किट्स यूज्ड इन हाई वोल्टेज लेबोरेटरीज कंसिस्ट ऑफ। जो मल्टी टेस्ट किट हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज लेबोरेटरी में, तो उनमें क्या क्या होता है? उसमें देखिएगा AC DC एंड इम्पल्स वोल्टेज की टेस्ट यूनिट होती हैं। ठीक है ना, ऐसी यूनिट होती हैं जो AC DC और इम्पल्स वोल्टेज को टेस्ट कर सकती हैं। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में वो कह रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड इज। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टेस्ट वोल्ट की जरूरत है तो कितना होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम टेस्ट वोल्टेज लेते हैं, इट इज डबल ऑफ द रेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ द हाइएस्ट इक्विपमेंट वोल्टेज। 34 देखिएगा, 34 वो कह रहा है जनरेशन ऑफ हाई DC वोल्टेज फ्रॉम AC सोर्स बाय यूजिंग। अगर हमें हाई DC वोल्टेज को जनरेट करना है AC सोर्स से, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर का भी कर सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज डबलर टाइप रेक्टिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। उसके बाद देखिएगा 35 टेस्ला कॉइल इज यूज्ड। तो देखिएगा, जो टेस्ला कॉइल होती है एक्चुअली उसको हम रेजोनेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। टेस्ला कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। और जब रेजोनेंस का मतलब आता है तो उसका मतलब किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से होता है। इसका मतलब टेस्ला कॉइल का जो हम यूज करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? मेजरमेंट ऑफ हाई AC वोल्टेज पावर फ्रीक्वेंसी इज डन बाय यूजिंग। किस किस का यूज करते हैं? अगर हाई AC वोल्टेज, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? पावर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, किसका यूज़ करते हैं? तो रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं यार। अगर वो कहता ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस फेयर गैप का तो करते ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इस फेयर गैप्स आर यूज टू मेजर DC वोल्टेज, AC पीक वोल्टेज। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है DC AC पीक एंड इम्पल्स वोल्टेज। ठीक है, तो पहले ही बताया था मैंने, इस फेयर गैप का यूज़ किसके लिए करते हैं? AC को मेजर करने के लिए, DC को मेजर करने के लिए, और इम्पल्स वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक, देखिएगा 38 क्वेश्चन आया ना, वही क्वेश्चन, मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पार्क ओवर वोल्टेज ऑफ स्फेयर गैप आर। ठीक है, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ आंसर इसने सही दिया है, ऑप्शन ए इज द नियर बाय अर्थ ऑब्जेक्ट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना,
तो 31 क्वेश्चन पे ऑप्शन नहीं था आपका, इसीलिए सबका आंसर सही माना जाएगा जिसने भी अटेम्प्ट किया है। लेकिन जो 38 में दे रखा है, इसने राइट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है स्फीयर गैप मेजरमेंट इज लीनियर एंड वैलिड फॉर गैप स्पेसिंग लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्फीयर गैप मेजरमेंट अगर लीनियर है और वैलिड है फॉर गैप स्पेसिंग, तो इसका क्या होना चाहिए, जो गैप स्पेसिंग होनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर के, ठीक है ना। अगर गैप स्पेसिंग आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है या लेस देन है, तभी ये आपका मेजरमेंट स्फीयर गैप के थ्रू वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद देखिएगा स्फीयर गैप मेजरमेंट ऑफ पीक वोल्टेज हैज एन एरर, कितनी एरर आती है, ठीक है ना। तो जो एरर आती है स्फीयर गैप मेजरमेंट में जब पीक वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, लेस देन 3%, ठीक है ना, लेस देन 3%। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सिंगल इम्पल्स जनरेटर इज इनकन्वीनियंट बिकॉज, देखिएगा असल में सिंगल इम्पल्स नहीं है, सिंगल स्टेप है, ठीक है ना। ये क्या है, सिंगल स्टेप है, मिसप्रिंट भी है क्वेश्चन पेपर में। तो 41 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सिंगल स्टेप इम्पल्स जनरेटर इज इनकन्वीनियंट। देखिएगा अगर एक स्टेप में ही हम इम्पल्स जनरेटर का यूज करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एक तो हमारा फिजिकल साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिससे सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमें एक हाई डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जो लार्ज कैपेसिटर लगाते हैं हम, कंपोनेंट लगाते हैं उनको चार्ज करने के लिए, तो बी भी सही है। तीसरा स्विचिंग इज, ये क्या है, इज स्विचिंग इज वेरी हाई वोल्टेज विद स्पार्क गैप इज डिफिकल्ट, तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है टू मेजर ए हाई वोल्टेज पीक वैल्यू अबाउट 150 kV द सुटेबल स्फीयर गैप बी, मतलब वो कह रहा है कि अगर 150 kV हमें मेजर करना है तो जो हमारा एयर गैप का साइज है, डायामीटर है, वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 15 और 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर। 43 देखिएगा एडवांटेज ऑफ HVDC सिस्टम, ऑप्शन ए है वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉब्लम आर लेस, बिल्कुल ठीक है। कोरोना लॉस इज लेस, बिल्कुल ठीक है। कोरोना लॉस होती तो है HVDC में, लेकिन AC के कंपैरिजन में कम होती है। वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम भी कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है स्मूथिंग रिएक्टर इज यूज्ड ऑन DC साइड ऑफ HVDC कन्वर्टर स्टेशन, जो कन्वर्टर स्टेशन होते हैं उनके DC साइड में स्मूथिंग रिएक्टर का यूज करते हैं। तो देखिएगा स्मूथिंग रिएक्टर क्या करता है, भाई रिएक्टर या इंडक्टर का क्या फंक्शन होता है, DC करंट को स्मूथ बनाना, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्मूथ DC करंट। वोल्टेज से मतलब नहीं होता है, ठीक है। वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, लेकिन करंट को स्मूथ बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिएक्टर का यूज करते हैं, इंडक्टर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू स्मूथ DC करंट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 ए बैक टू बैक HVDC लिंक कैन बी एडवांटेजियस कंपेयर टू AC प्राइमरली बिकॉज, मतलब HVDC का लिंक जो हम बनाते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है ओवर AC। तो मैंने कई बार बताया था इट इज़ ड्यू टू द स्टेबिलिटी कंसिडरेशन, बताया था आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में कि स्टेबिलिटी कंसिडरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, HVDC लिंक का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा इन DC ट्रांसमिशन वोल्टेज बिटवीन फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंज्ड बाय यूजिंग, कि DC ट्रांसमिशन में अगर हमें फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच वोल्टेज को चेंज करना है तो किसका यूज़ करते हैं, तो बेटा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रोटेटिंग मशीन का,
किसका यूज करते हैं? रोटेटिंग मशीन का। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मरकरी आर्क रेक्टिफायर किया होगा, ठीक है ना, बट इसका राइट आंसर क्या है? रोटेटिंग मशीन्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर, हाई वोल्टेज की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है? तो देखिएगा इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए भी हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, एक्सरे यूनिट जो होती है उनमें भी हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेटर जो होते हैं उनमें भी हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों ही की तीनों क्या हैं आपकी? दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, टाइप ऑफ डीसी लिंक। तो डीसी लिंक कितने टाइप के होते हैं आपको पता है? मोनोपोलर भी होते हैं, बाईपोलर भी होते हैं, होमोपोलर भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, वहन विच एमंग दीज इज ए पार्ट ऑफ एचवीडीसी लिंक। इनमें से कौन सा पार्ट आपका एचवीडीसी लिंक का है? तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कराया था, 2 अर्थ इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, कन्वर्टर बाल भी यूज करते हैं एचवीडीसी लिंक में, और एक बाईपोलर डीसी लाइन भी यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ए 12 पल्स इज प्रीफर्ड इन एचवीडीसी। देखिएगा एक्चुअली 12 पल्स नहीं है, ये 12 पल्स कन्वर्टर है, ठीक है ना। तो ये 12 पल्स कन्वर्टर है, 12 पल्स कन्वर्टर है। तो 12 पल्स कन्वर्टर क्यों यूज़ करते हैं? हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम 12 पल्स। देखिएगा जैसा जैसा नंबर ऑफ पल्सेज आपकी बढ़ेंगी, जैसे जैसे पल्सेज आपकी बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे क्या होगा? आपका हार्मोनिक्स क्या होंगे? रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो 12 पल्स कन्वर्टर इज प्रीफर्ड इन एचवीडीसी बिकॉज इट एलिमिनेट्स द सर्टेन हार्मोनिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 51 वो कह रहा है ए 12 पल्स कन्वर्टर हैज़ 2-6 कन्वर्टर, 2-6 पल्स कन्वर्टर, यानी जो 12 पल्स कन्वर्टर मिलकर बना होता है वो 2-6 पल्स कन्वर्टर से मिलकर बना होता है। और जो ये 6 पल्स कन्वर्टर होते हैं 2, ये किस में लगे होते हैं? ये पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन पैरेलल। उसके बाद देखिएगा 52, एचवीडीसी एडवांटेज आर। एचवीडीसी के क्या एडवांटेज होते हैं? तो पहला देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने, पहला एचवीडीसी कैन मूव मोर पावर फ्रॉम ए गिवन फॉर ए गिवन ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कंडक्टर साइज देन ए कंपेरेबल एसी सिस्टम। बिल्कुल सही है। HVDC using ground return can be used as a single wire instead of 3 wires needed for an AC transmission. It is also right. HVDC is asynchronous, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ये दो AC सिस्टम को इंटरकनेक्ट कर सकती हैं जो आपस में एसिंक्रोनस टाई बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। पहला दे रखा है हाई कॉस्ट, बिल्कुल सही। दूसरा दे रखा है जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स, क्योंकि कन्वर्टर वाल्व्स आपके लगे हुए हैं तो हार्मोनिक्स डेवलप होंगे ही। तीसरा रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, 54 में कह रहा है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डीसी फिल्टर्स। देखिए डीसी फिल्टर क्यों लगाते हैं? डीसी करंट को स्मूथ करने के लिए, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूस द हार्मोनिक, और जब हार्मोनिक आपका रिड्यूस होंगे तो रेडियो इंटरफेरेंस भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा बीएससी स्टैंड्स फॉर। बीएससी का क्या मतलब होता है? देखिएगा वैसे तो बीएससी का मीनिंग अलग अलग होते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हम बात कर रहे हैं पावर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। तो पावर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बीएससी का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। इसका मतलब होता है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, मेजर ड्रॉबैक ऑफ
इंडिविजुअल फेज कंट्रोल स्कीम इज, जो मेजर ड्रॉबैक होती है किसकी, इंडिविजुअल फेज कंट्रोल स्कीम की, तो बेटे वो होती है आपकी हार्मोनिक इनस्टेबिलिटी। क्या होती है, हार्मोनिक इनस्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 57, रेक्टिफिकेशन एट द एंड्स ऑफ EHV-DC ट्रांसमिशन इज डन बाय यूजिंग। तो रेक्टिफिकेशन जो करते हैं हम, क्या शंट जनरेशन से करते हैं, नहीं। पावर कैपेसिटेंस से करते हैं, नहीं। ये करते हैं हम किससे, SCR से, ठीक है ना। SCR यूज करते हैं एज ए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करा रखा था 58, व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेशन इज प्रीफर्ड फॉर DC स्मूथिंग रिएक्टर। तो DC स्मूथिंग रिएक्टर जो हम यूज करते हैं उनमें कौन सा किस तरह का इंसुलेशन यूज करते हैं, तो ऑयल इंसुलेशन का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। 59 देखिएगा, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स एंड हाई वोल्टेज स्टीप वेव इज प्रोवाइडेड बाय। जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं और स्टीप वेव्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक तो ग्राउंड वायर का यूज करते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर्स का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लाइटनिंग अरेस्टर्स एंड ग्राउंड वायर्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, रोल ऑफ AC फिल्टर्स इन HVDC सिस्टम आर। ठीक है, रोल ऑफ AC फिल्टर्स इन HVDC। तो AC फिल्टर क्या करता है यार, ये ऑफर करेगा लो इम्पिडेंस टू हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। जो हार्मोनिक डेवलप हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ये लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड कराएगा और वो क्या हो जाएंगे, आपकी ग्राउंड हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में कह रहा है MTDC आर यूज्ड फॉर, MTDC, ठीक है। तो MTDC क्यों यूज करते हैं, तो MTDC का यूज करते हैं हम, देखिएगा दो पर्पज होते हैं, एक तो बल्क पावर ट्रांसमिशन फॉर रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू सेवरल लोड सेंटर्स, और आपको पता है कि HVDC क्या बनाता है, एसिंक्रोनस इंटरकनेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है हाई स्पीड रिवर्सल ऑफ पावर इज पॉसिबल इन। तो हाई स्पीड पावर का रिवर्सल किस में होता है, आपका सीरीज में होता है। देखिएगा MTDC के भी कई तरह के पार्ट होते हैं, 4 तरह होते हैं, सीरीज होता है, पैरेलल होता है, सीरीज पैरेलल होता है और पैरेलल सीरीज। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हमारा हाई स्पीड रिवर्सल ऑफ पावर पॉसिबल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। वो कह रहा है पैरेलल MTDC सिस्टम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। जो पैरेलल MTDC सिस्टम होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसमें, मैश और रेडियल सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैश एंड रेडियल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, 64 क्वेश्चन कह रहा है मिस फायर इज कॉज्ड बाय। तो देखिएगा मिस फायरिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, जब हम गेट पल्स को मिस कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम गेट पल्स को मिस कर देते हैं तब हमारी फिनोमेना होती है मिस फायरिंग। यहाँ फायर का मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी आग वगैरह लग रही है, मिस फायरिंग का मतलब हो रहा है कि पर्टिकुलर वे में जिसमें आप SCR को फायर करना चाह रहे हो वो फायरिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर फायरिंग नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं मिस फायर। तो मिस फायर कब होती है, जब आप किसी गेट पल्स को मिस कर देते हो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन आउटडोर सब स्टेशन लाइटनिंग अरेस्टर इज प्लेस्ड नियरर टू। देखिएगा जो आउटडोर हमारे सब स्टेशन होते हैं तो सब स्टेशन में जो सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है ना वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो हमेशा हम लाइटनिंग अरेस्टर किसके पास लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर के पास लगाते हैं, जो हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना बेटा, थोड़ा ये धुंधला आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, ACR स्टैंड फॉर। देखिएगा ये भी इसने गलत क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। 66 ACR स्टैंड फॉर, एक्चुअली हम पावर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ACR का मतलब होता है ऑटोमेटिक सर्किट रिक्लोजर, ऑटोमेटिक सर्किट रिक्लोजर। अब इसने
ऑप्शन दे दिए हैं। अब फुल फॉर्म तो सभी बन रही है, ऑटोमेटिक करंट रेगुलेटर भी बन रहा है, एडवांस करंट रेगुलेटर भी बन रहा है, आर्टिफिशियल करंट रेगुलेटर भी बन रहा है और एसी रेगुलेटर भी बन रहा है। तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। पावर सिस्टम में कोई भी ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो पावर सिस्टम में मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होता है ACR का, वो होता है ऑटोमेटिक सर्किट रिक्लोजर। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो अगर हमें ऑप्शन पर जाना है तो हम जाएंगे फिर ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है, AC रेगुलेटर। AC रेगुलेटर क्या करता है, एक्चुअली ये AC वोल्टेज रेगुलेटर होता है। AC वोल्टेज रेगुलेटर को भी एक्चुअली हम AVR बोलते हैं। तो अगर इन्हीं में से ही हमें ऑप्शन चूज करना है तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो AC रेगुलेटर होगा। बट आंसर सारे के सारे आपके गलत हैं, इसलिए इसमें मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से ACR की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑटोमेटिक करंट रिक्लोजर, ठीक है। तो इसका बेटा आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में वो कह रहा है कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज इन HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो किसकी वजह से होते हैं, मेल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड कंट्रोलर, बिल्कुल सही, फेलियर ऑफ इंसुलेशन, कम्यूटेशन फेलियर इन इन्वर्टर। तो इसके सभी आंसर आपके ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है इन करंट मार्जिन मेथड द करंट रेफरेंस एट VST, ठीक है, इज चोजन टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समीशन J-1 to N I रेफरेंस इज इक्वल टू I मार्जिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में बोल रहा है फॉर कम्यूटेशन फेलियर देयर इज नीड टू मेंटेन ए मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन एंगल डिफाइंड बाय। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन एंगल होती है गामा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस एल्फा, ठीक है ना, टू अवॉइड द कम्यूटेशन फेलियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गामा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा। क्वेश्चन नंबर 70 टू डिजाइन प्रोटेक्शन सिस्टम विच फैक्टर इज कंसिडर। तो किसी सिस्टम के प्रोटेक्शन को डिजाइन करने के लिए यार सेलेक्टिविटी की भी जरूरत होगी, सेंसिटिविटी की भी जरूरत होगी और बैकअप की भी जरूरत होगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बेटा ये था सॉल्यूशन आपका EHV AC और HVDC का, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको मोस्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन मिले और ये आपका 100% सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आपको इस चैनल पर, ये बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन है। और इसके बाद मैं पावर क्वालिटी का भी सॉल्यूशन डालूंगा और किसी पेपर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए जिससे बच्चे कंफर्म हो जाएंगे कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर कर लें वीडियो को और लाइक कर लें, ठीक है। ये काम आप कर लें हर वीडियो के साथ। और बहुत जल्दी, चूँकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो गेट की क्लासेस भी इस चैनल पर शुरू होने वाली हैं। गेट की क्लासेस होंगी, प्लस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, चूँकि आपका फाइनल ईयर भी अब हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए जो आपकी UP PCL की वैकेंसी हैं AE के लिए, वो बेटा आने वाली हैं बहुत जल्दी, इसलिए आप तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आपको UP PCL AE की तैयारी भी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।